हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल। वेलकम टू माया ट्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज है 3 अगस्त और आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 अगस्त से रिलेटेड कुछ मस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो mayatuition.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला API उद्योग खुलने वाला है? तो फ्रेंड्स, API उद्योग जो है ये हिमाचल प्रदेश में खुलने वाला है। और फ्रेंड्स, API उद्योग जो है ये दवाइयों का सल्ट तैयार करने वाली एक उद्योग है, जो कि यहाँ पर दवाइयों के लिए कच्चा माल तैयार किया जाएगा। इससे पहले जो है भारत को कच्चा माल चीन से मंगवाना पड़ता था, लेकिन ये API उद्योग खुलने से भारत के सभी कंपनियां यहीं से एक कच्चा माल को निर्यात कर सकेंगी और ये एक दवाइयों का सल्ट तैयार करने वाला कंपनी है। चलिए इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में तैयार होगा दवाइयों का सॉल्ट। यहाँ पर देश का पहला API उद्योग खुलने वाला है। नालागढ़ के पलसड़ा में एक्टिव फार्मास्यूटिक इंग्रेडिएंट API उद्योग स्थापित होगा। फ्रेंड्स, ये नालागढ़ के पलसड़ा में ये उद्योग खुलने वाला है API, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और इस उद्योग के स्थापित होने के बाद दवाइयों का सॉल्ट चीन नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में ही तैयार होगा। और ये पहले चीन से मंगवाया जाता था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में ही दवाइयों का सॉल्ट तैयार होगा और यह भारत का पहला API उद्योग होगा। यहाँ पर इस उद्योग में 8,050 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और 200 युवाओं को रोजगार मिल सकता है। देश का यह पहला उद्योग होगा जिसमें एंटीबायोटिक दवाइयों का सॉल्ट तैयार होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एंटीबायोटिक दवाइयों का भी सॉल्ट तैयार किया जाएगा। और दवा उद्योग के लिए कच्चा माल चीन से आता था, लेकिन अब यहाँ पर API उद्योग खुलने से देश का अन्य दवा निर्माता कंपनी को बाहर से कच्चा माल नहीं मंगवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा। जो भारत की कंपनियां कच्चा माल जो बाहर से निर्यात करती थी उसे अब नहीं खरीदना पड़ेगा, अब यहीं से वो ले सकती हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में बद्दी एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है और पूरे प्रदेश में 750 फार्मा हब इकाई हैं। फ्रेंड्स, ये बद्दी जो है ये एशिया की सबसे बड़ा फार्मा हब है और पूरे देश में जो है अपने देश में भारत में 750 फार्मा इकाइयाँ हैं। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश जो राज्य की बात आई है, तो इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखेंगे जो कि हमारे GK और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इम्पॉर्टेंट है और हिमाचल प्रदेश से जो GK बनते हैं उसे कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल साक्षरता दर जो है ये 82.8% है और पुरुषों की साक्षरता दर 89.5% है प्रतिशत है और हम महिलाओं की साक्षरता दर 75.9% है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी, कांगड़ी, लाहौली हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी हैं। फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा। ये GK के और ये सभी जो है राज्य से जो GK बनते हैं उसे यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नगर परवाणु, कुल्लू, चंबा, मनाली ये सब हैं। और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति जो है गिज्जर, गद्दी, किन्नर, लाहौली। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है और रोहला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में है। फ्रेंड्स, रोहला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कुल्लू में है और यहाँ की राष्ट्रीय पार्क जो है ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख दर्रे बुर्जिला,
पिन पर्वतीय, ज्वारी। फ्रेंड्स यहाँ की प्रमुख दर्रे हैं जिसे ध्यान में रखिएगा। बुर्जिला दर्रा अक्सर पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटक केंद्र कुल्लू, कंगरा, शिमला, कौशाली, ये सभी पर्यटक केंद्र हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और यहाँ की प्रमुख बांधें और झीलें जो हैं गोविंद सागर झील है, पूंगा बांध झील है, तो इसे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ की प्रमुख झीलें में गोविंद सागर झील और पूंगा बांध झील है। शोध एवं अनुसंधान केंद्र, फ्रेंड्स इसे भी ध्यान में रखिएगा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, कॉम्प्लेक्स पालमपुर। फ्रेंड्स ये कॉम्प्लेक्स पालमपुर जो है ये केंद्रीय अनुसंधान केंद्र है जो कि शिमला में है। और एक है वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो ये सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स इससे आगे और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, तो ध्यान में रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने यह घोषणा किया कि बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए 40% सब्सिडी दी जाएगी? हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है कि ये बायोगैस प्लांट जो है स्थापित करने वालों को 40% सब्सिडी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं और हरियाणा से भी जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे कवर करेंगे। हरियाणा सरकार ने बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए 40% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है और हरेडा इस योजना के नोडल एजेंसी हैं। फ्रेंड्स इस योजना के जो हरेडा हैं इसका नोडल एजेंसी है और इस योजना का प्रमुख लक्ष्य बिजली का उत्पादन करना और इसके साथ ही कुकिंग गैस और खाद्य का उत्पादन करना भी है। तो फ्रेंड्स ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हरियाणा से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स हरियाणा के कुल साक्षरता दर जो है ये 75.6% है और पुरुषों की साक्षरता दर 84.1% है तथा महिलाओं की साक्षरता दर जो है 65.9% है। और हरियाणा की प्रमुख नदियाँ यमुना, घाघर, मस्कंडा, ये हरियाणा की प्रमुख नदियाँ हैं। और हरियाणा के प्रमुख त्यौहार जो है लोहरी है। और हरियाणा के अनुसंधान केंद्र नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो करनाल में है। और प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, सीसा, सीमेंट उद्योग, ये सभी यहाँ की प्रमुख उद्योग हैं। और फ्रेंड्स हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ है और फ्रेंड्स चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी भी है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के हॉकी टीम की किस महिला खिलाड़ी को द ग्रेट वॉल्फ ऑफ इंडिया बताया गया है? तो फ्रेंड्स ये हैं सबिता पुणे को द ग्रेट ऑफ वॉल्फ इंडिया बताया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि इनको जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने द ग्रेट ऑफ इंडिया सबिता पुणे को बताया है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। भारत की महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ओ फेरेल ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए गोलकीपर सबिता पुणे को द ग्रेट वॉल्फ ऑफ इंडिया करार दिया है। फ्रेंड्स ये गोलकीपर हैं जो सविता पुणे हैं और इन्हें ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर द ग्रेट वॉल्फ ऑफ इंडिया बताया है। सविता पुणे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 9 पेनल्टी कॉर्नर सेव की हैं। फ्रेंड्स ये 9 पेनल्टी कॉर्नर सेव की हैं।
तो इसके कारण ही ये जो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं इन्हें द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार ने नीलगंज के आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों की याद में वहां पर स्मारक बनाने का ऐलान किया है? तो फ्रेंड्स ये ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री से भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने यहाँ पर नीलगंज के आज़ाद हिंद फौज थे के सिपाहियों की याद में स्मारक बनवाने वाले हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में बनने वाला है फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और चलिए इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिला का नीलगंज इलाके भी अंग्रेज ने बड़ी बेरहमी से आज़ाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों को कत्ल कर दिया था फ्रेंड्स। यहाँ पर जलियांवाला बाग जैसा ही नरसंहार हुआ था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये था कि यहाँ पर फौजियों का कत्ल किया गया था और जलियांवाले बाग में बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सबका कत्ल किया गया था। तो फ्रेंड्स इसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है, लेकिन उसी तरह ही ये भी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह ही है आज़ाद हिंद फौज की हजारों सैनिकों का कत्ल किया था। आईएन के शहीदों के लाल किले और कोलकाता के पास नीलगंज में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है। फ्रेंड्स आईएन के शहीद जो हैं इनको लाल किले और कोलकाता के पास नीलगंज में एक स्मारक बनाने की निर्णय की है, जो कि ये जो आज़ाद हिंद फौज है इनकी याद में बनाई जाएगी। 25 सितंबर 1945 की रात ब्रिटिश आर्मी ने नीलगंज में आज़ाद हिंद फौज के तकरीबन 2300 सैनिकों पर मशीन गन चलाकर उन्हें मार डाला था। फ्रेंड्स ये जो अंग्रेजी सेना थे ये 2300 लोगों को मशीन गन चलाकर मार डाले थे। और फ्रेंड्स इसकी जो पुष्टि हुई थी, ये क्या किए थे कि सैनिकों को मारकर और नदी में बहा दिए थे, और इससे लोगों को पता ना चले कि कितने लोग मरे गए हैं। तो इस चीज़ को छुपाने के लिए वो लोग ऐसा किए थे। तो चलिए इससे पश्चिम बंगाल से कुछ रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। पश्चिम बंगाल की कुल साक्षरता दर जो है फ्रेंड्स 76.3% है, और पश्चिम बंगाल की पुरुषों की साक्षरता दर जो है 81.7% है, और महिलाओं की साक्षरता दर 70.5% है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और ये सारी चीज़ें जो है ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। बंगाल की प्रमुख पर्यटक स्थल जो है विक्टोरिया मेमोरियल, जूलॉजिकल गार्डन, काली घाट, टाइगर हिल, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर एवं बेलूरू मठ, हावड़ा ब्रिज, राष्ट्रीय पुस्तकालय, जैन मंदिर आदि प्रमुख हैं। तो ये सभी जो है ये पर्यटक स्थल है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय पार्क सुंदरबन है जो बाघों के लिए जाना जाता है, और प्रमुख शोध एवं अनुसंधान केंद्र जो है राष्ट्रीय टेल्स तथा विषयक मानचित्र संगठन, कोलकाता, बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिरला प्लेनेरियम। नेक्स्ट देखते हैं हम, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। तो फ्रेंड्स यहाँ के जो अनुसंधान केंद्र हैं और शोध केंद्र जो है ये सब है, और ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप माया ट्यूशन का जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हैं। प्रमुख त्यौहार जो है दुर्गा पूजा एवं काली पूजा है। फ्रेंड्स ये सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो त्यौहार दुर्गा पूजा बहुत ही प्रमुख है, और वहाँ पर बहुत ही इसे अच्छा से मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। प्रमुख लोक नाट्य जो है यात्रा है,
और प्रमुख विद्युत परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मयूराक्षी परियोजना, इसे भी तीस्ता बैराज, फरक्का बैराज। फ्रेंड्स, इसे आप लोग मैप पे भी देख सकते हैं, एटलस आप खोलकर उसमें देखिए कि ये कहाँ पर है, और ये मैप देखने से बहुत अच्छा से याद रहता है, तो इसलिए मैप बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में सारागढ़ी लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों की याद में यहाँ पर किस देश में होगा, किस देश में स्मारक बनाने वाला है? तो फ्रेंड्स, ये जो है ये लंदन में बनने वाला है। फ्रेंड्स, लंदन में सारागढ़ी लड़ाई हुई थी, इसमें शहीद जो सैनिक हुए थे उनकी याद में लंदन में ये बनाया गया है, और उनकी वीरता की प्रचार में ये पूरी देश दुनिया को वो दिखाने के लिए कि जो वहाँ की 21 सिख सैनिक थे वो अकेले ही जंग में कैसे भिड़ गए थे। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। 1857 सारागढ़ी की लड़ाई में शहीद हुए 21 ओके सिख सैनिकों की शहीद की याद में लंदन में एक प्रतिमा लगाई जाएगी। फ्रेंड्स, इनके जो प्रमुख हैं उनकी प्रतिमा लंदन में बनाई जाएगी, और वॉल्वरहैम्पटन में इस लड़ाई के नायक हवलदार ईसर सिंह की 9 फुट की प्रतिमा अगले माह यानी 12 सितंबर को स्थापित की जाएगी। फ्रेंड्स, 12 सितंबर को ये लंदन में ईसर सिंह जो हैं इनकी प्रतिमा 9 फुट की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। एक तरफ 10,000 से ज़्यादा अफ़गानी हमलावर और दूसरी तरफ 21 बहादुर सिख थे। फ्रेंड्स, अफ़गान के 10,000 जो थे हमलावर थे, और 21 बहादुर सिख थे जो कि उन 10,000 हमलावरों से जूझ गए थे। ब्रिटिश राज के 36 सिख रेजिमेंट के 21 सिख सैनिक आखिरी सांस तक सारागढ़ी चौकी पर रक्षा में लड़ते रहे। 6 घंटे तक चली इस लड़ाई में इन सिख जवानों ने 180 से 200 मराठों को मौत के घाट उतार दी थी। फ्रेंड्स, तो इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, जो कि हमारे हिस्ट्री से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हवलदार सरदार ईसर सिंह की अगुवाई में इन जवानों ने सारागढ़ी की रक्षा में लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी थी। फ्रेंड्स, ये इसके प्रमुख जो थे ईसर सिंह थे, इसलिए ईसर सिंह का जो प्रतिमा है वो लंदन में लगाई जाएगी। सारागढ़ी की यह लड़ाई दुनिया की सबसे महान लड़ाई में से एक है। इंग्लैंड हर साल 12 सितंबर को इन 21 सिख योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए सारागढ़ी डे मनाता है। फ्रेंड्स, इंग्लैंड जो है तो इसलिए इंग्लैंड में इसकी प्रतिमा लगाई जा रही है, इंग्लैंड के लंदन में, क्योंकि हर साल जो है ये 12 सितंबर को सारागढ़ी डे मनाता है इन 21 सिखों के श्रद्धांजलि में। तो इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाहकार 2 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, इनका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, ये जो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे ये 2 अगस्त को इस्तीफा दे दिए हैं। तो ये हैं अमरजीत सिंह। फ्रेंड्स, अमरजीत सिंह हाल ही में इस्तीफा दिए हैं, और अब पीके सिंह जो हैं ये मार्च में इस्तीफा दिए थे। तो फ्रेंड्स, 2 जो वो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार अमरजीत सिंह ने सोमवार को अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है 2 अगस्त को। और अमरजीत सिंह ने 1983 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। फ्रेंड्स, ये एक IAS अधिकारी हैं, और इनकी जो बैच है 1983 की बैच के एक अधिकारी हैं।
इन्होंने पिछले साल फरवरी में पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। फ्रेंड्स, ये फरवरी में जब पीके सिन्हा ने इस्तीफा दिया तब ये ज्वाइन किए थे। देश के शेष कार्यालय से यह इस साल दूसरा महत्वपूर्ण इस्तीफा है, क्योंकि पीएम के प्रमुख सचिव पीके सिन्हा ने मार्च में पहले इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिन्हा ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के फ्यूचर ब्यूरोक्रेटर के लिए ट्रेनर के रूप में काम किया है। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा कि ये लाल बहादुर शास्त्री ये जो अकादमी है, यहाँ पर ये ट्रेनर के रूप में भी काम किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खेलाश्री योजना की शुरुआत की गई है? फ्रेंड्स, ये खेलाश्री योजना जो है ये हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू किया गया है। ममता बनर्जी इसका उद्घाटन की हैं और उन्होंने इस योजना को शुरू किया है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता के इंडोर स्टेडियम में खेलाश्री योजना की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा, ममता बनर्जी द्वारा ये कोलकाता में खेलाश्री योजना की शुरुआत की गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि हर साल 16 अगस्त को खेला हो दिवस मनाया जाएगा। सीएम ममता बनर्जी ने इस मौके पर स्वास्थ्य इंगल परियोजना का भी उद्घाटन किया है और ममता बनर्जी ने घोषणा की कि आने वाले 16 अगस्त को ईडन गार्डन स्टेडियम में 1980 में भागदौड़ में मारे जाने वाले फुटबॉल प्रेमियों और प्रशंसकों की याद में पूरे राज्य में खेला होबे दिवस मनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की नौसेना दक्षिण चीन सागर और पश्चिम प्रशांत में तैनात रहेगी? फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो है ये भारत की नौसेना जो है ये दक्षिण चीन सागर और पश्चिम प्रशांत में इनकी तैनाती की गई है, ये ध्यान में रखिएगा। और चलिए इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। भारतीय नौसेना के पूरे बेड़े का एक कार्यबल अगस्त 2021 की शुरुआत से ही दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण चीन, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 2 महीने से अधिक की विदेशी तैनाती पर आगे बढ़ेगा। फ्रेंड्स, ये 2 महीना की विदेशी तैनाती पर आगे बढ़ने वाले हैं और भारत के नौसेना के जहाज़ों की तैनाती समुद्री क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करना और भारत प्रशांत के देशों के बीच मौजूद संबंधों को मजबूत करने के लिए मित्र देशों के साथ परिचालन पहुंच और शांतिपूर्वक उपस्थिति की एकजुटता को रेखांकित करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये इनकी मकसद है कि जो भारत प्रशांत की जो सीमा क्षेत्र है यहाँ पर मौजूद अच्छी संबंध बने और यहाँ पर परिचालन भी होए और शांतिपूर्वक एकजुटता सभी में रहे। तो इनकी ये मुख्य कारण है और यह तैनाती भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुसरण में मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया है। भारतीय टास्क फोर्स में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणविजय, फ्रेंड्स, ये सभी मिसाइल जो हैं इसमें शामिल होंगे और इसका भी ये उपयोग किया जाएगा और एक दूसरे की देशों की सेना से। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, शिवालिक, एंटी सबमरीन कॉर्वेट, कदम, गोल्ड मिसाइल कॉर्वेट, कोरा शामिल है। फ्रेंड्स, ये सभी मिसाइल जो है इसमें शामिल रहेगा। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो का आयोजन 2022 में कहाँ पर किया जाएगा? फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। जो डिफेंस एक्सपो है
इसकी जो आयोजन 2022 में, ये हर 2 साल बाद इसकी आयोजन की जाती हैं। ये गांधीनगर में किया जाएगा, गांधीनगर जो गुजरात में है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन गुजरात में गांधीनगर में होने वाला है। इसमें रक्षा मंत्री देश की सैन्य ताकत प्रणाली का प्रदर्शन करते हैं और दूसरे देशों को रक्षा सामान बनाने वाली कंपनी भी इसमें शामिल होती है, जो रक्षा से संबंधित सामान बनाती हैं, जैसे कि हथियार बनाती हैं, वो कंपनी भी इस जो योजना है इसमें शामिल होती हैं। इस योजना में आधुनिक हथियारों से लेकर टैंकों और मिसाइलों की प्रदर्शन का यह आयोजन अगले साल 11 से 13 और मार्च के बीच होगा। रक्षा मंत्रालय डिफेंस एक्सपो का आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। फ्रेंड्स, ये इसे ध्यान में रखिएगा ये डेट को कि 11 से 13 मार्च तक ये गुजरात में के गांधीनगर में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जो कि ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इससे रिलेटेड अब हम लोग गुजरात से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। गुजरात की कुल साक्षरता दर जो है ये 79.31% है, इसे ध्यान में रखिएगा। और गुजरात की पुरुषों की साक्षरता दर जो है 87.23% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 70.73% है। गुजरात की प्रमुख पर्यटक केंद्र नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। फ्रेंड्स, ये नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल है। साबरमती आश्रम है, हड़प्पा सभ्यता लोथल। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख स्थल है गुजरात में ये लोथल है। और पोरबंदर है, पोरबंदर जहाँ पर महात्मा गांधी की जन्म हुई थी। और कंडला बंदरगाह है। फ्रेंड्स, कंडला बंदरगाह ध्यान में रखिएगा। गुजरात की प्रमुख नृत्य गरबा एवं रास है। फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ की प्रमुख त्यौहार मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, डांगी दरबार, राघव राय मेला आदि यहाँ की प्रमुख त्योहारें हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। फ्रेंड्स, नर्मदा नदी जो है ये गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और भारत के मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है, ये भी पूछता है। और केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है। भावनगर में स्थित है, इसे ध्यान में रखिएगा। गुजरात के महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग हैं। सभी फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।